कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। हालात को देखते हुए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अ सिंगल फॉर्मूला। एग्री? अ सिंगल फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्मॉल r। r इज इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट। अब बच्चों देखो, याद बस ऊपर वाला करना है ना, नीचे वाला अपने आप याद हो जाएगा। y की जगह क्या रख दो? x। तो जैसे आप यहां पर y की जगह x रखोगे क्या बन जाएगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर। और यहां पर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। और सेम फॉर्मूला अपन y के लिए लिख देंगे। अब देखो सारा डेटा अपने पास अवेलेबल है, कैलकुलेट करो। हम्म, 0.91 के आसपास आंसर आना चाहिए। आ गया आंसर? वैल्यू पॉजिटिव आई है तो x और y में पॉजिटिव रिलेशन है। वैल्यू 1 के बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल कट कर देना। इसके बाद वाला एग्जाम्पल भी कट कर देना। आगे के जो दो एग्जाम्पल्स है दोनों को कट कर दो। उसके बाद वाला भी कट कर देना। ये सारे कट कर दो, सीधे आ जाओ आप एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 8 पर आ जाओ। अपना पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं आने वाले क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 8। Given that the correlation coefficient between x and y is 0.8,
Write down the correlation coefficient between u and v. Where? Two u plus 3x plus 4 equals to 0 and 4v plus 16x plus 11 equals to 0. क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझते हैं। पहले दो सीरीज हुआ करती थी x और y की, उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट अपने पास अवेलेबल है 0.8। ठीक है, हमने x सीरीज में कुछ चेंजेस किया और वो सीरीज अब क्या बन चुकी है u, है ना। चेंज इन ओरिजिन किया होगा, चेंज इन स्केल किया होगा, तो x किस में चेंज हो चुका है u में। ऐसी पहले एक सीरीज y की थी, हमने उसमें चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्केल किया और अब वो क्या बन चुका है v। तो अब जो आपके पास दो नई सीरीज है u और v की, हमें उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल कर देना है। एक बात तो पक्की है, आंसर या तो 0.8 होगा या फिर -0.8 होगा। कल का लास्ट टॉपिक अपना, है ना। तो देखो तो यहां से बच्चों में u इक्वल्स टू निकाल लेता हूं। तो यहां से u इक्वल्स टू आएगा -3x -4 अपॉन 2 अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों को उधर ट्रांसपोज किया, दोनों के साइन चेंज हो गए, फिर 2 को नीचे शिफ्ट कर दिया। यहां से मैं v इक्वल्स टू निकाल लेता हूं, -16y -11 अपॉन 4 अपॉन 4। अब कल आपको बताया था हमें बस स्केल से मतलब है, और वो भी साइन से। समझ रहे हो क्या बात को? जो मल्टीप्लाई होता है वो स्केल होता है, जो ऐड सब्ट्रैक्ट होता है वो ओरिजिन होता है। हमें बस स्केल से मतलब है। स्केल का साइन नेगेटिव, स्केल का साइन नेगेटिव, दोनों का साइन सेम, इसका मतलब वैल्यू भी सेम। बोलो आई के बात समझ, नोट करो। फिर से एक्सप्लेन करता हूं। पहले अपने पास दो वेरिएबल थे x एंड y, हमने उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला और वो कितना है 0.8। मैंने x सीरीज में कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करने का मतलब है आपने उस सीरीज में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया होगा या फिर किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट को मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन ओरिजिन, और मल्टीप्लाई डिवाइड को चेंज इन स्केल। तो वो वेरिएबल अब क्या बन चुका है u। सेम हमने किसके साथ किया, y के साथ। y में कुछ चेंजेस किए और अब वो क्या बन चुका है v। तो मैंने यहां से कैलकुलेट किया u इक्वल्स टू, u को सेपरेट करना है, तो u के अलावा जो भी टर्म है उनको ट्रांसपोज कर दिया, ये उधर शिफ्ट होगा -3x -4। यहां पर किसकी वैल्यू आ गई 2 की। अब 2 को धीरे से नीचे किसका दो, तो ये हमारे पास आ गया u इक्वल्स टू, x को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया -3/2 से, तो इस इफेक्ट को मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन स्केल। -4/2 मैंने किया, इस इफेक्ट को मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन ओरिजिन, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी को छोड़कर हर जगह बस किसका फर्क पड़ता है, स्केल का। तो मुझे बस स्केल से मतलब है, यहां पर भी मैंने वही किया। मुझे बस साइन चाहिए, यहां पर स्केल का साइन नेगेटिव, यहां पर भी स्केल का साइन नेगेटिव। कल हमने देखा दोनों स्केल का साइन अगर सेम होगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी सेम रहेगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी सेम रहेगा, जितना पहला था उतना ही। ठीक है, अब इसके और पार्ट्स प्रैक्टिस करते हैं अपन। बच्चों फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लिया, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, जिसमें इक्वेशन थोड़ी सी चेंज कर दी।
ओके, यहां से u इक्वल्स टू कैलकुलेट करते हैं। तो u इक्वल्स टू आ जाएगा 3x माइनस 4 अपॉन 2 अपॉन 2, और यहां से v माइनस 16y माइनस 11 अपॉन 4 अपॉन 4। ये बात आई समझ में? यहां पर x का स्केल पॉजिटिव, यहां पर y का स्केल नेगेटिव, दोनों का साइन अपोजिट है, तो जो हमारा नया कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। पहले प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और पहले अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। आई के बात समझो? नोट करो और फटाफट से थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लो। नहीं, बस साइन देखेंगे, ओनली साइन देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ देखो, बुक में से आंसर मैच करो। बातें नहीं, दो मेथड कंप्लीट कर लिए, स्कैटर डायग्राम एंड कार्ल पियर्सन, ठीक है। थर्ड इज स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पेज नंबर 18 पर फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करो। When we need finding correlation between two qualitative characteristic, qualitative characteristic, बस यहां तक। तो ये इस मेथड का एडवांटेज है। अगर हमारा वेरिएबल क्वालिटेटिव है तो उसमें कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कार्ल पियर्सन नहीं लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा? स्पियर्समैन। याद रहेगा? टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस we take recourse to using rank correlation coefficient. Rank correlation can also be applied to find the level of agreement between two judges. Underline. Applied to find the level of agreement or disagreement between two judges. So far as assessing a qualitative characteristic is concerned. दो जज जो जजमेंट दे रहे हैं उनमें कितना एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन है, ये भी हम किससे चेक करेंगे? स्पियर्समैन से। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कोई सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है। अब सिंगिंग कंपटीशन क्या हुआ? एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कोई कितना अच्छा गा रहा है या बुरा गा रहा है, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते। मानते हो इस बात को? हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे अपन उसको मेजर कर सके। तो ये कौन सा डेटा हो गया? क्वालिटेटिव। फिर भी आपने देखा होगा रियलिटी शोज के अंदर जजेस होते हैं जो उनको रैंक असाइन करते हैं। तो सपोज करो दो जज हैं, जज ए एंड जज बी, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट अपने पास कॉम्पिटिटर्स है। सपोज करो 4 कॉम्पिटिटर, पी क्यू आर एस। जब परफॉर्मेंस हुई तो जज ए ने इसको फर्स्ट रैंक दिया, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस मानी, इसको सेकंड रैंक दिया, इसको थर्ड रैंक दिया और इसको 4 रैंक दिया, जज ए के अकॉर्डिंग। वहीं जज बी ने क्या किया? पी को 4th रैंक असाइन किया, मतलब इसकी परफॉर्मेंस को खराब माना। किसने? जज बी ने।
अब मुझे यहां पर दोनों जजेस में क्या एग्रीमेंट रहता है ये अगर चेक करना है तो मैं किससे चेक करूंगा? स्पियर्स रैंक कोरिलेशन से। जैसे मैंने डेटा बहुत इजी लिया जैसे आपको समझ में आ जाए। दोनों बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं। जज ए के लिए जो परफॉर्मेंस बेस्ट है, जज बी के लिए वो परफॉर्मेंस वर्स्ट है। आ रही के पास समझ में, है ना? जिसको जज ए ने बेस्ट माना उसको जज बी ने वर्स्ट माना। तो कैसा कोरिलेशन हुआ यहां पर? नेगेटिव। एक के लिए बेस्ट, दूसरे के लिए वर्स्ट। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं वो, उनकी जो थिंकिंग है बिल्कुल उल्टी है। तो कौन सा कोरिलेशन होगा? नेगेटिव कोरिलेशन। बोलो आई क्या बात समझ में? As compared to product movement correlation coefficient, rank correlation coefficient is easier to compute. It can also be advocated to get a first hand impression about the correlation between a pair of variable. ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला इसका 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। नोट करो, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये 1 थोड़ा सा इधर लिख देना, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो कुल मिलाकर अगर आपको रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन करनी है तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए? एक n और दूसरा d, है ना? दो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, एक n और एक d। दो पैरामीटर्स हमारे पास है। n हमेशा की तरह क्या होने वाला है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहां पर अपन नंबर ऑफ पेयर्स बोल देंगे, वरना आपको ऐसा लगेगा यार एक सीरीज में 10 है दूसरी सीरीज में 10 है तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 20। नहीं, नंबर ऑफ पेयर्स है यहाँ पर, क्योंकि हम दो सीरीज को एक साथ स्टडी करते हैं। समझ रहे हो क्या बात को? तो n क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स। d है, d फॉर डिफरेंस, दो सीरीज के रैंक का डिफरेंस। नोट किया? तो इन दो पैरामीटर से हम स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। अब पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन कराता हूं। एग्जांपल नंबर 9 पर आ जाइए, पेज नंबर 90। हाँ, एग्जांपल नंबर 9। कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। बच्चों अंडरलाइन, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ये पढ़ लेना एग्जाम में कि कौन सा कोएफिशिएंट कैलकुलेट करवा रहा है ना? क्योंकि अपने सिलेबस में 3 है, ये अपन दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। कार्ल पियर्सन पढ़ लिया, स्पियर्समैन, इसके बाद एक और है। तो यहां पर उसने बोल रहा है कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके बताओ, और डेटा अपने पास सेल्स और एडवर्टीजमेंट्स का। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल हो गए। फर्स्ट सीरीज को मैंने x लेट कर लिया, सेकंड सीरीज को मैंने y लेट कर लिया।
अब देखो आगे का काम कैसे होगा। सबसे पहले आप रैंक असाइन करोगे, ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको बढ़िया रैंक मिलेगा। बढ़िया मतलब फर्स्ट रैंक, है ना। तो सबसे पहले मैं इस सेल्स डेटा जिसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, इसको मैं रैंक असाइन कर रहा हूं और इसको मैंने नेम दे दिया आर एक्स। ठीक है, जो मैं एक्स सीरीज को रैंक दूंगा। ओके, तो दोनों आंखें इस सीरीज पे रखना और बताओ हाईएस्ट डेटा कौन सा है। तो इसको असाइन कर देंगे अपन फर्स्ट रैंक। 95 से छोटा नंबर 90, सेकंड रैंक। 90 से छोटा थर्ड रैंक। 85 से छोटा फोर्थ रैंक। 82 से छोटा फिफ्थ रैंक। 80 से छोटा 75 सिक्स्थ रैंक। 75 से छोटा सेवेंथ रैंक। और लास्ट, ठीक है, रैंक असाइन कर दिया। अब वाई सीरीज को रैंक असाइन करेंगे। इस बार दोनों आंखें यहां पर, सबसे बड़ा नंबर 8, फर्स्ट रैंक। 8 से छोटा सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर। अब थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं डी कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं डी स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डी स्क्वायर। डी का मतलब क्या था, डिफरेंस ऑफ रैंक। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। जैसे यहां पर दोनों रैंक का डिफरेंस कितना होगा, 0, है ना। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। तो मैं सीधा नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा डी स्क्वायर का। ओके, डिफरेंस 0 स्क्वायर 0, डिफरेंस 1 स्क्वायर 1, डिफरेंस 0 स्क्वायर 0, डिफरेंस 1 1। ये बात आ गई समझ में। फॉर्मूला कहता है कि सिग्मा डी स्क्वायर, इसका मतलब इस कॉलम का सम लेना है, ये 4। नाउ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। सिग्मा डी स्क्वायर 4 आया, n 8 है, कैलकुलेट कर लो। कंप्लीट। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 10। पहले तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना। ये जो सीरीज आपको दी है रैंक बाय जज ए, मिली, रैंक बाय जज ए, इसके जो लास्ट के 3 रैंक हैं 7 9 8, ये आपके प्रिंट है। 7 9 8 की जगह आप लिखोगे 7 8 9, 7 8 9, ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। कंप्यूट द रैंक कोरिलेशन, अंडरलाइन रैंक कोरिलेशन।
रैंक बाय जज ए, रैंक बाय जज बी। स्टूडेंट्स इस बार आपको रैंक असाइन नहीं करना, रैंक आपको ऑलरेडी गिवन है। तो हमारा काम कहां से स्टार्ट होगा? डी स्क्वायर से। करके बताओगे? मॉड्यूल नहीं है आपके पास? मोबाइल में ओपन कर लो। जिनके पास है जब तक वो करो। देखो आंसर आ रहा है। कंप्लीट। आ गया आंसर? ओके। इसके बाद टॉपिक लिखिए, इफ ऑब्जर्वेशंस रिसीव सेम रैंक। आ रहा है क्या आंसर? -0.006 है शायद, है ना? इफ ऑब्जर्वेशंस रिसीव द सेम रैंक, इफ ऑब्जर्वेशंस रिसीव द सेम रैंक। एक नया टॉपिक है इसी का। अब देखो कभी कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ेगी जिसमें एक ऑब्जर्वेशन है 90, 80, 85, 80, जिसमें दो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू सपोज करो सेम हो गई। अब कैसे रैंक असाइन करेंगे तो वो अपना टॉपिक है, ठीक है? इफ ऑब्जर्वेशन रिसीव द सेम रैंक, सामने देखना फॉर्मूला भी याद हो जाएगा।
ये अपना पुराना फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। यहां सिक्सर के बाद एक दीवार खींचेंगे। आई के पास समझ में? इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, ये अपन पहले करके आए। अब इसमें एडिशनल क्या होगा? बस ये टर्म आपको याद रखनी है। अगर रैंक टाई हो जाता है तो पुराने वाले फॉर्मूले में हम कुछ चेंज करेंगे, और क्या चेंज करेंगे? प्लस सिग्मा टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12। तो अब आपको इस फॉर्मूले में कितने पैरामीटर्स दिखने लग गए? 3। अभी तक 2 ही थे, एन डी। अब एक नया और पैदा हो गया टी। ये टी क्या है इसको समझते हैं, पहले फॉर्मूला नोट करो। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, समझ में आ गया? पुराने फॉर्मूले में कुछ चेंज करेंगे। पुराना फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। 6 के बाद एक लाइन बनाएंगे, ये पुराना वाला ही सिग्मा डी स्क्वायर। नया क्या ऐड किया? प्लस सिग्मा टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12। इसको याद करने की भी ट्रिक, इधर देखो, सामने देखना। 6 का डबल 12। इधर देखो, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगी? पावर 3। ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर कितनी बनेगी? 1। पावर में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नीचे जो दे रखा है वैसा का वैसा टी की फॉर्म में लिख दो, और उसके नीचे क्या लगा दो? 12। 6 का डबल 12। अब समझते टी क्या है, राइट? वेयर टी इज लेंथ ऑफ टाई, वेयर टी इज लेंथ ऑफ टाई, टी आई ई, मतलब कितनी लेंथ का टाई हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो थर्ड और फोर्थ रैंक में टाई हो जाता है, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी है? सेम। तो थर्ड और फोर्थ रैंक में टाई हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी होगी? 2। लेंथ कितनी हुई टाई की? 2। सपोज फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक और सिक्स्थ रैंक में टाई हो जाता है, मतलब मैंने 1 2 3 रैंक तो असाइन कर चुका हूं। उसके बाद मैंने देखा कि 3 डेटा सेम वैल्यू के हैं, तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक में टाई हुआ, तो लेंथ ऑफ टाई कितना बनेगा? 3। कितनी लेंथ का टाई है? आया क्या समझ में? ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, अंडरलाइन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन।
हाँ सामने समझना, सबसे पहले अपन इको मार्क्स को रैंक असाइन करते हैं। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है बच्चों 80, ठीक है, तो इसको मिल गया फर्स्ट रैंक। 80 से छोटा ऑब्जर्वेशन 62, इसको भी रैंक मिल गया। 62 से छोटा 60, इसको थर्ड रैंक मिल गया। 60 से छोटा 56, फोर्थ रैंक मिल गया। अब 56 से छोटा, अब सुनना यहाँ पर ध्यान से, 4 रैंक असाइन कर चुके हो, कौन कौन से रैंक में टाई हो रहा है? फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक में टाई हो रहा है। तो देखो सबसे पहले तो इनको रैंक में क्या असाइन करूंगा, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक में टाई हुआ है तो मैं इनको एवरेज असाइन करूंगा। मैं इनको क्या रैंक असाइन करूंगा? एवरेज। 5.5, 5.5। अब फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक टाई हो चुका है, अब सीधा पता है कौन सा रैंक लगेगा? 7। ये कॉलम कंप्लीट। तो आपको ये भी बता दिया कि अगर रैंक टाई हो जाता है तो रैंक असाइन क्या करना है। तो क्या असाइन करना है? एवरेज। तो 2 ही रैंक थे तो डिवाइडेड बाय 2, अगर 3 होते तो डिवाइडेड बाय 3। अब आ जाते हैं स्टैट्स मार्क्स पर। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 90, फर्स्ट रैंक। 90 से छोटा 75। अब यहां पर देखो 75 दो है, तो कौन कौन से रैंक में टाई हो रहा है? सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। तो मैं इनको रैंक असाइन करूंगा एवरेज। सेकंड और थर्ड हो चुका है, अब सीधा क्या आएगा? फोर्थ। 75 से छोटा ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 65, और वो भी 3 बार है। अगेन टाई। 3 रैंक तक की बात हो गई थी, अब टाई हुआ है बच्चों फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक में। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 ही आएगा। फिफ्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। 6 रैंक तक की बात हो चुकी है, अब सीधा लगेगा सेवेंथ रैंक। यहां तक नोट करो पहले। अब नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनेगा? डी स्क्वायर का। रैंक का डिफरेंस फिर उसका स्क्वायर। डिफरेंस निकालकर स्क्वायर बताओ कितना आ रहा है? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? बातें नहीं। अभी भी कैलकुलेट करना बचा हुआ है बच्चों, सिग्मा टी क्यूब माइनस टी, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको अलग से कैलकुलेट करना, इससे एरर नहीं होगी।
सामने देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला जो टाई हुआ था वो यहाँ पर हुआ था, कितनी लेंथ का, 2 लेंथ का, है ना। ये 2 ऑब्जर्वेशन टाई हुए थे, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। सामने देखो, तो रख दो टी की जगह 2, 2 लेंथ का टाई हुआ था, एग्री। सिग्मा का मतलब प्लस। फिर कहां पर टाई हुआ था, 75 पर। यहां पर भी 2 लेंथ का टाई था, 75 75। तो अगेन टी की वैल्यू कितनी बनेगी, 2। रख दो टी की जगह 2, 2 क्यूब माइनस 2। सिग्मा का मतलब प्लस। एक और टाई हुआ था 65 में, यहां पर कितनी लेंथ का टाई था, 3 लेंथ का। तो इस बार टी की वैल्यू क्या रखोगे, 3। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ, 36, 36 आ रहा है, ये 36 आ गया। अब आप सारी वैल्यू यहां पर रख सकते हो, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 44.5 प्लस टी क्यूब माइनस टी 36 अपॉन 12, 3। ऑब्जर्वेशन कितने, 7। 0.15। 0.15। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स। अब आगे देखो स्टेटमेंट को कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। द सम ऑफ स्क्वायर्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक, डी से प्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक was found to be 50. What is the value of rank correlation? कर दो फटाफट। We know rank correlation is 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1। बस वैल्यू लगा दी। 0.4। 13th।
For a number of towns, the coefficient of rank correlation between people living below the poverty line and increase of population is 0.50. Is the sum of squares of the difference in rank (82.50) number of towns, इस बार n फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला तो ले देकर वही है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, 0.50 82.50 सामने देखना, इस होल टर्म को मैं उधर ट्रांसपोज कर रहा हूं तो माइनस की उधर जाके प्लस की हो जाएगी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बताओ कितना आ रहा है, 495। इस होल टर्म को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, यहां पर रह गया 1, इसको उधर शिफ्ट कर दो, 1 माइनस 0.50 0.5। ये बात आई क्या समझ में? क्लियर? नाउ n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ये स्टेप बच्चों बहुत ध्यान से देखना, इसको मैंने ऊपर भेजा और इसको मैंने नीचे भेजा, बताना कितना आ रहा है? 990। आगे का काम बच्चों हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। ऑप्शन में से वैल्यू लगाकर देख लेना कौन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे यहां पर है 10 वैल्यू पुट करके देख लो। आप चाहो तो हिट एंड ट्रायल यहां पर भी लगा सकते थे, यहां पर वैल्यू पुट करके देख लो, सिंप्लीफाई करके देख लो, ये आंसर आ रहा है। While computing rank correlation coefficient between profit and investment for 10 years of a firm, the difference in rank for a year, underline difference in rank, difference in rank for a year, yahan tak, was taken as 7 instead of 5. दस साल का डेटा आपके पास था इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का, आपने एक साल का डिफरेंस गलत कर लिया। जैसे अभी अपन ने डिफरेंस निकाल रहे थे ना दोनों सीरीज का, आपने एक साल का डिफरेंस गलत निकाला, डिफरेंस आना चाहिए था 5 बट आपने लिख दिया 7। समझ रहे हो क्या बात को? जैसे सपोज करो एक सीरीज का रैंक है 10, दूसरी सीरीज का रैंक है 5, जल्दबाजी में आपसे क्या हो गया कि 10 माइनस 5, 5 लिखने की जगह आपने क्या लिख दिया 7, ये गलती आपसे हो गई, ठीक है। The value of rank correlation coefficient was computed at 0.80, तो इसका मतलब ये जो आपने रैंक कोरिलेशन निकाला ये भी गलत है।
what would be the correct value of rank correlation coefficient after rectifying the mistake? अब इसको सही करके देना है। देखो कैसे करेंगे। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, सामने देखो 0.80 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इनटू n स्क्वायर माइनस 1। कोई तकलीफ इसके अंदर? इसको सॉल्व करके मैं क्या निकाल लूंगा, सिग्मा डी स्क्वायर, जो कोई बड़ी बात नहीं है। इस पूरी वैल्यू को इधर शिफ्ट करोगे तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990, ये पूरा इधर आके प्लस का हो गया, यहां पर बचा 1 माइनस 0.80 0.20। हाँ, अब आप कैलकुलेट से करके बताना, इसको मल्टीप्लाई करो और फिर 6 से डिवाइड कर दो, 33। ये सिग्मा डी स्क्वायर आ गया, यानी कि रैंक के डिफरेंस के स्क्वायर का सम। ये सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है भैया? ये सारा डेटा आपने रॉन्ग लिया था, तो सिग्मा डी स्क्वायर भी कैसा निकलेगा, रॉन्ग। चलो अब इस सिग्मा डी स्क्वायर को करेक्ट बनाते हैं। बच्चों ये रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर का सम है, तो पता है इधर देखो सामने, गलती से आपसे क्या हो गया, गलती से आपसे 7 का स्क्वायर ऐड हो गया, आया ना। ये सिग्मा डी स्क्वायर है, रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर आपने ऐड किया है, तो गलती से आपसे 7 नहीं 7 का स्क्वायर ऐड हुआ है। ये बात आई क्या समझ में? तो चलो इसको सही करते हैं, जो ऐड हुआ था गलती से उसको हटा दिया और सही वाले को लगा देते हैं। 5 लगेगा 25 लगेगा, बिल्कुल सही। कितना? 9। तो अब आप करेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। हम्म, 0.95। फोर्थ मेथड, 3 मेथड कर लिए, स्कैटर, कार्ल पियर्सन एंड स्पियर्समैन, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, पेज नंबर 23 पर आ जाओ। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, a very simple and casual method, underline simple and casual method, simple and casual method of finding correlation when we are not serious about the magnitude of the two variable, underline not serious about the magnitude of the two variables। मतलब डेटा की वैल्यू क्या है यहां पर हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्या? डेटा की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूले पर। ठीक है, कॉन्करेंट डेविएशन प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन, नोट करो।
बाहर भी प्लस माइनस, अंदर भी प्लस माइनस, बिल्कुल हो सकता है ऐसे। बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ने वाली है? सी और एम की, है ना? अब ये समझते हैं सी और ये एम है क्या, राइट? वेयर सी इज नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, वेयर सी इज नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, and m is number of observation minus 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस 1, यानी कि 10 ऑब्जर्वेशन अगर हैं तो m 9 हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है। अब यहां पर प्लस माइनस का साइन कैसे डिसाइड करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा 2c माइनस एम। क्या कैलकुलेट करेंगे? बस ये 2c माइनस एम अलग से कैलकुलेट करेंगे। अगर 2c माइनस एम की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, अगर 2c माइनस एम की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हर जगह पॉजिटिव छा जाएगा। मतलब ये भी पॉजिटिव लोगे और ये भी पॉजिटिव लोगे। आपने अलग से 2c माइनस एम कैलकुलेट करके देखा और उसकी वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव। तो जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आप ये लिखोगे ही नहीं, सीधा ऐसे कैलकुलेट करोगे, अंदर भी पॉजिटिव और बाहर भी पॉजिटिव। आपने 2c माइनस एम कैलकुलेट किया, और वो नेगेटिव आ गया, तो हर जगह नेगेटिव छा जाएगा। अंदर भी नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव। तो साइन तो आपको याद हो गए, सारे या तो प्लस के होंगे या फिर सारे माइनस के होंगे। ये डिसाइड कौन करेगा? 2c माइनस एम। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। पेज नंबर 24, एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15, अंडरलाइन कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। बातें नहीं भाई? मुझे भी पता है। सामने देखो बच्चों, सबसे पहले एक्स सीरीज को देखना, और यहां पे बस हमें ये देखना है कि कोई वैल्यू है ना अपनी प्रीवियस वैल्यू से इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है।
तो 25 को कंपेयर करने के लिए मेरे पास प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं है, तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा उसको कोई साइन असाइन नहीं होगा। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा उसको कोई भी साइन असाइन नहीं करेंगे, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। सब समझ में आएगा, बस सामने देखते चलो, हिंदी में पढ़ा रहा हूं। देखो तो 25 से वैल्यू 28 हो गई, इंक्रीज। 28 से 30 हो गई, इंक्रीज। 30 से 23 हो गई, डिक्रीज। 23 से 35, इंक्रीज। 35 से 38, इंक्रीज। 38 से 39, इंक्रीज। 39 से 42, इंक्रीज। ये साइन असाइन कर दिया। तो ये भी समझ में आ गया होगा भैया पहले वाले को क्यों असाइन नहीं किया, कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है, प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं है। अब सेकंड सीरीज पर आ जाओ। 35 से 34 हो गया, डिक्रीज। 34 से 35, इंक्रीज। 35 से 30, डिक्रीज। 30 से 29, डिक्रीज। 29 से 28, डिक्रीज। 28 से 26, डिक्रीज। 26 से 23, डिक्रीज। ये साइन असाइन करना हमको आ गया, ठीक है। अब बात आती है कॉन्करेंट डेविएशन की। कॉन्करेंट का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि एक जैसे डेविएशन। अब एक जैसे डेविएशन का मतलब देखो क्या हुआ, ये हुआ कॉन्करेंट डेविएशन, सेम डेविएशन, दोनों में डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव। ये हुआ दोनों में डेविएशन सेम। अब नहीं है, बोलो आई क्या बात समझ, कॉन्करेंट डेविएशन, सेम डेविएशन, तो कितने हैं, 2। तो बच्चों सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी 2 हो गया। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 2 है। अब आ जाते हैं एम पर। तो स्टूडेंट देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। अब फॉर्मूला लिखने से पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 2c माइनस एम। कितना आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है। तो अब पता है हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे बाहर भी माइनस लेंगे और अंदर भी माइनस लेंगे, क्योंकि हमारा 2c माइनस एम कैसा आया, नेगेटिव। तो हम अंदर भी नेगेटिव वाला फॉर्मूला लिखेंगे और बाहर भी नेगेटिव वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अब सारी वैल्यू ईमानदारी से रख देंगे। तो स्टूडेंट 2c माइनस एम कितना आया, -3। एम कितना है, 7। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/7 करके उसका स्क्वायर रूट आप ले लो कैलकुलेटर से और उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, तो आपका आंसर आना चाहिए -0.65। आई क्या बात समझ में। तो अपना कोरिलेशन कंप्लीट। कल शायद आपका ऑफ होगा, तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो ये सारे फॉर्मूले लर्न कर कर आओगे।